ये जब आपने इंस्पेक्टर बनने की सोची जी। तो उसके पहले भी आपने कुछ एग्जाम और भी दिए? मैंने ये तय कर लिया था कि मुझे पढ़ लिख के और एक अच्छा आदमी बनना है, और मैंने अपना लक्ष्य साधे रखा कि नहीं, मुझे एक अफसर बनना है। लेकिन मैंने छोटी नौकरी के लिए कभी अप्लाई नहीं। अच्छा, मुझे क्या म्यूजिक का शौक है। पहली पोस्टिंग आपको कहाँ मिली और तब कैसा एहसास था? काफ़ी तैयारी की मैंने। रेलवे में मैं 2 बार सिलेक्ट हो भी गया था, लेकिन वो मेरी मदर ने मना कर दिया कि नहीं, आपको रेलवे में नौकरी नहीं करनी, अफसर बनना है। मैंने पहली बार देखा था बांसवाड़ा, इससे पहले कभी बांसवाड़ा आया नहीं था। शादी तो मेरी बचपन में हुई। जब फर्स्ट टाइम पे नौकरी करी तो मुझे चोरियां पकड़ने में बहुत इंटरेस्ट था। पहली छवि क्या आई थी दिमाग में बांसवाड़ा को लेके? पार्ट ऑफ जॉब एक अलग चीज होती है। तो आप फिर सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर कब बने? कैसे ये प्रमोशन हुआ आपका? एज ए इंस्पेक्टर पहली पोस्टिंग मेरी यहीं बांसवाड़ा कोतवाली में। बांसवाड़ा आपके नसीब में है? मतलब नसीब में है। तो उस समय आप बांसवाड़ा कितना समय के लिए रहे? और उसके बाद मुझे कोतवाल का ठप्पा दे दिया, और जहाँ पे भी जाता मुझे कोतवाल लगाया जाता। तो जब आपकी बांसवाड़ा पोस्टिंग हुई फर्स्ट टाइम, और उस समय परिवार का क्या रिएक्शन था कि यार कहाँ जा रहा है? 2019 मई में मैं डीवाईएसपी अच्छा प्रमोट हो गया। कि जो लोगों के बीच में एक धारणा पुलिस को लेकर के बनती है, उसके पीछे भ्रष्टाचार भी एक कारण। पुलिस में रहकर भगवान जैसे काम कर सकते हैं। जीवन में अनुभव इंसान को क्या से क्या बना देते हैं। आप कहीं जा रहे हो, कहीं खड़े हो या अपने घर में हो, एक व्यक्ति आपके दरवाजे पे आए जिन्होंने पुलिस की वर्दी पहन रखी हो, तो एक बार आपके दिल में डर जरूर लगेगा, चाहे आपने कुछ गलत किया हो या नहीं किया हो। और वही व्यक्ति अगर सामान्य कपड़ों में आपके सामने आ जाए तो वो डर नहीं, एक जिज्ञासा का विषय होगा। तो ये वर्दी का ही ताकत है, वर्दी की ही एक कहें कि रुतबा है कि अपराधी जो है वो डर से कांपने लग जाते हैं। और वर्दी के अंदर का इंसान कैसा है वो भी जानना एक बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं पुलिस अधिकारियों को, पुलिस ऑफिसर्स को जो वर्दी में नजर आते हैं और अपने एटीट्यूड से, अपने हाव भाव से उन लोगों में भय जरूर पैदा करते हैं जो अपराध की दुनिया से जुड़े हैं। लेकिन एक आम जन में एक खाकी वर्दी के प्रति एक विश्वास भी पैदा होता है कि ये खाकी वर्दी उनकी सुरक्षा के लिए है। तो आज हम एक ऐसे ही व्यक्तित्व से मिलने वाले हैं और उनसे जानेंगे उनकी कहानी। नमस्कार, मैं हूं हेमंत पाठक राही और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शख्सियत। और जैसा कि आप जानते हैं, हम अपने इस कार्यक्रम में अलग अलग गेस्ट से मिलते हैं, जानते हैं उनसे जीवन से, उनके सफर के बारे में, और सीखने की कोशिश करते हैं कुछ ऐसे सबक जो हमें अपनी जिंदगी में काम आ सके। तो आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे ही गेस्ट हैं, हमारे बांसवाड़ा शहर के पुलिस उप अधीक्षक गोपी चंद जी मीणा, हमारे अच्छे मित्र भी हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं उनके जीवन के सफर के बारे में, उन्होंने पुलिस सेवा क्यों ज्वाइन की और इस सेवा में आने के बाद उन्होंने क्या हासिल किया, और वो क्या समझते हैं कि आज की युवा पीढ़ी इस सेवा में आने के लिए क्या कर सकती है। तो आइए मिलते हैं गोपी चंद जी मीणा से और जानते हैं उनके सफर के बारे में। तो हमारे साथ में है स्टूडियो में हमारे पुलिस उप अधीक्षक गोपी चंद जी मीणा सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लग रहा है, सबसे पहले तो ये बताएं आपको। आज पहली बार किसी टीवी ने मुझे याद किया, इस रूप में याद किया, अच्छा लग रहा है। तो धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपको भी बहुत बहुत। हमारे निवेदन पर आप आए और हमें बातचीत करने का अवसर किया, जानने का अवसर दिया कि पुलिस कैसे काम करती है। तो सबसे पहले तो शुरुआत करेंगे आपके बचपन से। कहाँ जन्म हुआ, कहाँ का आपका बर्थ है, कहाँ परिवार है आपका? मेरा जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था जो कुकस जयपुर के पास में है जी। और मेरे पैतृक गांव का नाम खुराड़ है। और वो गांव ऐसी पानी की तलहटी में बसा हुआ था कि हमारे गांव में जाने तक का, आने तक का रास्ता तक नहीं था। अच्छा। और क्योंकि मैं मीणा कम्युनिटी से हूँ, तो आदिवासी टाइप का ही वो गांव था जहाँ से मैं निकल के आया, और मेरा सफर काफी संघर्षशील रहा। प्राथमिक शिक्षा के लिए भी मुझे 3 नदियां पार करने के बाद में एजुकेशन लेनी पड़ती थी। और फिर प्राइमरी स्कूल के बाद जब 6 से 12 तक मैंने एजुकेशन आमेर में ली, तो फिर वो 7 साल वही प्रक्रिया चली। तीन बार तीन बार पानी पार करना। और 6ठी से 12वीं तक तो मैं अकेला था। अच्छा।
और अकेला ही 3 बार वो नदियां पार करने के बाद 2 किलोमीटर पैदल चलने के बाद बस में बैठ के स्कूल जाया करता। तो वहां से एजुकेशन का चालू हुआ। फिर मैंने कॉलेज जयपुर से किया। अच्छा, तो बचपन में जब आप जाते थे पढ़ने के लिए तो परिवार का सपोर्ट रहता था या बाकी बच्चे जो गांव के थे वो क्या करते थे फिर? परिवार का सपोर्ट नहीं, एक्चुअल में मैं आपको बताऊं कि मेरे फादर मुझे 20 दिन का छोड़ के मर गए थे। अच्छा। और मदर थी सॉरी टू हियर मेरी। दैट। तो मैं सबसे छोटा था परिवार में। हम 3 भाई और 3 बहन हैं और मैं सबसे छोटा हूँ। अच्छा। तो मेरी माँ ने जिद पकड़ रखी थी कि नहीं स्कूल जाएगा स्कूल जाएगा। तो उनका अप्रिसिएशन रहता था। और हमारे बड़े बड़े जो ब्रदर हैं, फादर की डेथ के बाद उन्होंने घर को संभाला। तो उनकी भी इच्छा थी कि मेरे बाकी दोनों भाई पढ़े। तो उनके कारण मैंने आगे पढ़ाई की। तो ये जो आपका पढ़ाई का सफर रहा, जी आपका स्कूलिंग रही, हायर सेकेंडरी आपने किया, फिर आप जयपुर से जो है वो आपने कॉलेज किया, तो उस दौरान क्या आपके मन में था कि पुलिस में ही जाना है या कुछ और करने की नहीं इच्छा नहीं, थी? ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन मैंने ये तय कर लिया था कि मुझे पढ़ लिख के और एक अच्छा आदमी बनना है। और चूंकि गांव वालों की उस टाइम पे ये ज़्यादा चलती रहती थी कि भाई नौकरी लगो नौकरी लगो। तो फिर जैसे ही मैंने मेरे होश संभाले तो मैंने ये तय कर लिया कि अच्छी नौकरी करूँगा, छोटी मोटी नहीं, एक अच्छे ऑफिसर के रूप में नौकरी चाहिए मुझे। ये मैंने अपना ध्येय बना लिया था। उसके बाद फिर स्टार्ट किया। तो जब आप कॉलेज में थे आपके दोस्त वगैरह जो आपके साथ रहे, जी कैसी दोस्ती थी? काफ़ी अच्छी दोस्ती थी। खूब दोस्त मिलते थे। हम लोग अपने अपने करियर के बारे मस्ती में भी करते रहते होंगे? बात करते रहते थे। तो वो जो मेरे दोस्त लोग थे वो कोई कांस्टेबल की एग्जाम के लिए दे रहा है, कोई बाबू बनने के लिए दे रहा, कोई किसके लिए दे रहा, जो छोटी वाले लेवल की एग्जाम्स होती है कम्पिटेटिव। लेकिन मैंने छोटी नौकरी के लिए कभी अप्लाई नहीं किया। और मैंने अपना लक्ष्य साधे रखा कि नहीं मुझे एक अफसर बनना है, वो भले से कैसा भी अफसर हो। फिर मैंने धीरे धीरे ट्राई किया कंपटीशन में। तो मेरे को समझ में आया कि मुझे इंस्पेक्टर बनना चाहिए। अच्छा। हालांकि मैं कस्टम इंस्पेक्टर और इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहता था। वो इच्छा मेरी पूरी नहीं हुई, लेकिन इधर सब इंस्पेक्टर बन गया राजस्थान पुलिस में। तो ये जब आपने इंस्पेक्टर बनने की सोची तो उसके पहले भी आपने कुछ एग्जाम और भी दिए या किसी और की किस किस की तैयारी की? काफी तैयारी की मैंने। रेलवे में मैं 2 बार सिलेक्ट हो भी गया था। अच्छा। एएसएम पे, एएसएम के पद पे मैं सिलेक्ट हो चुका था। अच्छा। लेकिन वो मेरी मदर ने मना कर दिया कि नहीं आपको रेलवे फेलवे में नौकरी नहीं करनी, अफसर बनना है। तो इन बिटवीन ये एग्जाम भी हुई और मेरी ये क्लियर हो गई थी। तो सब इंस्पेक्टर में आपका सिलेक्शन हो गया? हो गया। कौन से ईयर की बात है? ये 97 में। 97 मैंने ज्वाइन कर लिया था। 96 में मैंने एग्जाम दिया था। अच्छा, तो 96 में एग्जाम देने के बाद जब ट्रेनिंग पीरियड आया जी, तो ट्रेनिंग पीरियड कैसा चला आपका? ट्रेनिंग पीरियड तो आप पूछो मत। उस टाइम पे तो ऐसा लगा कि फर्स्ट डे से ही कि कहाँ फंस गए। अच्छा। पुलिस की फोर्स में जाते ही वहाँ का अपना रिवाज होता है, बड़े वालों को छोटा कर देते, बिल्कुल छोटा। और आपको दौड़ना भागना व्यायाम चालू और सब कुछ फिटनेस की कार्रवाइयाँ चालू। तो एकदम से वो चालू होता तो बड़ा ओड लगता है। मतलब मेरे बैच के 2-4 आदमी तो ये देख कर ही वहां से चले गए। अच्छा। जो आज तक नहीं आए वापस। उन्होंने दूसरी नौकरियां जी। तो वहां जब आप रहे आपने जो है शुरुआत का दौर देखा, ट्रेनिंग का दौर देखा, तो वो जो आपकी मस्तियां थी, आपका जो शौक रहे होंगे कई सारे, तो क्या शौक रहते थे आपके और क्या आपने छोड़ा उसको पाने के लिए? और जैसे हमारे सब बैचमेट्स आए धीरे धीरे परिचय हुआ और हमारा एक रूटीन फिक्स हो गया। सुबह 5 बजे उठ के ग्राउंड में जाना, फिजिकल एक्सरसाइज करना, परेड करना, वो सारा सीखा हमने। और फिर पोस्ट लंच क्लासेस में जाना और पढ़ाई करना, कानून सीखना, वो सारा रूटीन फिक्स होने के बाद एक दूसरे को हम जब साथी जानने लगे तो काफ़ी मस्तियाँ भी होने लगी और काफ़ी मजाक भी होने लगे। और रात को जब टाइम मिलता तो हम लोग इकट्ठे होके गप ठोकते थे। अच्छा। कोई ऐसी मस्ती याद हो कि जो आज भी याद आपको आ जाए? उस टाइम पे ट्रेनिंग सेंटर में
एक फंक्शन हुआ था हमारे वहाँ, तो मुझे क्या म्यूजिक का शौक है, तो मेरे पास एक छोटा सा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट था। तो मेरे साथियों ने मेरे से आग्रह किया कि आप आओ और बजाओ, सबको सुनाओ कि आप बजा सकते हो। तो मैंने बजाया भी सही। अच्छा। और एक रोचक वाक्य मैं आपको ये बताऊं कि हमारे बांसवाड़ा से हमारे साथी थे जो दौड़ काफी लगाते थे। अच्छा। और सबसे आगे रहते थे दौड़ने में, प्रवीण व्यास। आज उनकी डेथ हो गई है, बिल्कुल नमन करता हूँ। तो वो हमारे से आगे रहते थे, हम दो और कैडेट थे जो उनके साथ साथ दौड़ते थे। लेकिन वो सबसे आगे दौड़ते दौड़ते रहते, उसकी वजह से बहुत से लोगों को भुगतना पड़ता था जो पीछे रह जाते थे। और गुरु हमारे उनको डांट लगाते, फिर उनको पनिशमेंट मिलता कि ये तो इतने जल्दी आएंगे, तुम इतने लेट, वापस जाओ, वापस दौड़ के आओ। तो हमने प्रवीण व्यास को मिलके और दौड़ के पीछे छोड़ा कई बार कि भाई आप इतना मत करो, सबको परेशानी होती है, ऐसा नहीं है कि आप ही दौड़ सकते हो, सब दौड़ सकते हो, थोड़ा धीरे दौड़ो, लेकिन इतना थोड़ा धीरे दौड़ो। तो वो वाकया मुझे काफी याद रहता है। तो ये एक पुलिस के अंदर का एक आम आदमी है जो इंसानों की तरह ही अपने जीवन को जीता आया है। लेकिन ये जब हम बात करते हैं इन सारी चीजों की, जब आप पुलिस सेवा में आ गए, आपने ट्रेनिंग कर ली, पहली पोस्टिंग आपको कहाँ मिली और तब कैसा एहसास था? ट्रेनिंग करने के बाद में मेरी पहली पोस्टिंग बांसवाड़ा में ही हुई, जैसा कि आपको पता है। और मेरी शुरुआत बांसवाड़ा में ही हुई। तो मैंने पहली बार देखा था बांसवाड़ा, इससे पहले कभी बांसवाड़ा आया नहीं था। और घर से इतनी दूर 550 किलोमीटर दूर पोस्टिंग हुई बांसवाड़ा में। तो यहाँ आके ऐसा लगा कि ना तो रहने की व्यवस्था, ना कुछ सिस्टम जम रहा है इधर, कैसे नौकरी करेंगे, बड़ा डर था। और आदिवासी जिला है, आदिवासियों में कैसे नौकरी करते हैं, पता नहीं किस तरह से बिहेव करते होंगे आदिवासी लोग गांव में। तो उसका एक डर सा था। लेकिन जैसे जैसे नौकरी आगे बढ़ी तो सारे रस्में रिवाज जान गए और इनसे काफी आसानी हो गया, दोस्ताना हो गया। तो आप जब सब इंस्पेक्टर बने और फर्स्ट टाइम बांसवाड़ा आए, तो जब आपके हाथ में ऑर्डर आया कि आपको बांसवाड़ा जाना है ज्वाइन करने के लिए, पहली छवि क्या आई थी दिमाग में बांसवाड़ा को लेके? पहली छवि, जैसा कि पहले लोग कहा करते थे कि बांसवाड़ा तो आदिवासियों का जिला है और वहाँ लूट पाट खसोट जो भी हो, विचित्र घटनाएं होती है। तो दिमाग ठनका कि हम कहाँ काला पानी की सजा मिल गई। लेकिन थोड़ा मन में होता ही है कि भाई चैलेंज बढ़ा है तो हम अच्छे तरीके से चैलेंज को पार करेंगे। और आपको पता है कि मैं तो आते से जो लग गया था यहाँ पर और अच्छा काम भी किया और आदिवासी लोगों को अपने हिसाब से डील किया। तो बांसवाड़ा में सबसे पहली पोस्टिंग कौन से थाने में रही? दानपुर में SHO लगा था जी, ट्रेनिंग के बाद। ट्रेनिंग के बाद जी। तो वहाँ जब आपने काम किया, आप भी उसी बैकग्राउंड से आते हैं जी। एक आदिवासी मीणा परिवार से आप आते हैं, तो वहाँ की संस्कृति और वहाँ का जो रहन सहन था आपका, वहाँ से यहाँ का आदिवासी कितना अलग आपने देखा? हाँ, जयपुर का संस्कृति और रस्म रिवाज, यहाँ के रस्म रिवाज में काफी अंतर है। लेकिन मैंने देखा कि आदिवासी लोग भी काफी जोली होते हैं। कुछ रिवाज तो बिल्कुल सेम है, जैसे पितरों को याद करना और कई अवसरों पर पूजा करना, वो सेम है मीणा और आदिवासियों में, इतना कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। और जो भी परंपरागत त्योहार आदिवासियों के हैं वो मीणा लोग भी मनाते हैं और आदिवासी लोग भी मनाते हैं, उसमें कोई फर्क नहीं। कोई फर्क नहीं। तो ये जो आप यहाँ पे बांसवाड़ा में कितना समय रहे? फर्स्ट टाइम पे तो मैं 4 साल था। 4 साल रहे। तो इन 4 सालों के दौरान आपने जो अनुभव किया बांसवाड़ा को लेकर के, और अलग अलग थानों में भी रहे आप, फिर बाद में कोतवाली में भी रहे, तो ये जो माहौल आपने यहाँ देखा, उसके बाद में आपकी जीवन पद्धति में, आपके रहन सहन में, आपके काम करने के तरीके में, आपकी सोच में कितना बदलाव आया? हाँ, बहुत बहुत बदलाव आया। यहाँ के लोगों को मैंने देखा और जैसा लोग बताते थे वैसा बिल्कुल भी यहाँ नहीं हुआ है। और काफी कोऑपरेटिव नेचर के लोग मिले जो यहाँ लोगों का नेतृत्व करते हैं, जैसे नेता लोग, वो भी काफी कोऑपरेटिव नेचर के मिले मेरे को। और सब लोग जानने लग गए, उनको हम जानने लग गए। और मैंने यहाँ सीखा कि पुलिस की नौकरी करने के लिए इतना भी बहुत कुछ नहीं करना पड़ता है। आप लोगों की समस्याओं को समझो और उनके अनुरूप काम करो तो इतना बड़ा कोई चैलेंज नहीं होता कभी पुलिस की नौकरी। और जब हम ये काम करते हैं तो उस काम का मजा भी अपना अलग होता है।
और आपको अच्छा भी लगता है, आपका टाइम पास होता है। तो जब आपकी बांसवाड़ा पोस्टिंग हुई फर्स्ट टाइम, जी। और उस समय परिवार का क्या रिएक्शन था कि यार कहाँ जा रहा है? हाँ, परिवार का रिएक्शन थोड़ा सा अजीब था, लेकिन मैंने 1 साल के बाद ही, जैसे ही मैं दानपुर एसएचओ लगा, तो फैमिली को मैं मेरे साथ लेके आ गया। अच्छा। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारी मदर भी आई हम्म। कुछ दिनों के लिए, फिर बीच बीच में कई बार आई मदर मेरी। अच्छा। और मेरे फैमिली मेंबर्स भी बांसवाड़ा आए देखने हम्म। बांसवाड़ा को। उनको मैंने बताया कि जैसा आप बांसवाड़ा सोचते हैं अपन, वैसा नहीं है। हम्म। ये बहुत ही सुंदर जिला है, इतना पानी है यहाँ पे, बहुत संसाधन है। तो देख के परिवार वालों को भी अच्छा लगा, मेरे को भी अच्छा लगा। तो इस बीच आपकी शादी हो गई थी? शादी तो मेरी बचपन में हो गई थी। अच्छा। हाँ, क्या बात कर रहे मेरे ब्रदर के साथ मेरी हो, शादी बाल विवाह हुआ किस उम्र में? हो गया था। और जब मैं 10th में पढ़ रहा था, अच्छा। तभी मेरे ब्रदर के साथ मेरी शादी हो गई थी। तो गोना भी उसी समय हो गया? नहीं, बाद में। वो बाद में हुआ। तो जब आप पत्नी को लेके, मतलब आप सर्विस में आ गए उसके बाद पत्नी को लाए या? नहीं, पहले आ गए थे, अच्छा। लेकिन आते जाते रहते थे। अच्छा। तो ये यहाँ बांसवाड़ा में रहने के बाद में फिर आपका तबादला कहाँ हुआ? बांसवाड़ा में दानपुर से मेरे को इलेक्शन का टाइम आ गया था, हम्म। तो मेरा ट्रांसफर उदयपुर हुआ था। अच्छा। तो वहाँ पे भी मुझे एसएचओ लगाया गया सीधे जाते ही। हम्म। सराड़ा एसएचओ रहा मैं उदयपुर अच्छा। में। कुछ टाइम अम्बा माता भी रहा मैं हम्म। उदयपुर में, तो वो भी अनुभव है। जीवन में अनुभव इंसान को क्या से क्या बना देते हैं। जब आप सेवा में होते हैं, किसी जॉब में होते हैं, तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जब आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन कानून से आपके हाथ बंधे हुए हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसी भी होती हैं कि आपके मन में रह जाती है कि ये काम मैं करना चाहता था लेकिन हो नहीं पाया। जी। तो ऐसा कोई मलाल आपको रहता है कि मैं उस समय बांसवाड़ा में रहता, या ये मेरे को करना था बांसवाड़ा में? हाँ, ऐसा बिल्कुल लगता है, हर अधिकारी को लगता है कि जैसे कोई अनआइडेंटिफाइड बॉडी मिल गई और हम्म। उसकी पहचान नहीं हो रही है, हम्म। उसका पता नहीं लग पाया, तो मलाल रह जाता है हर आदमी, हर ऑफिसर को रहता है, हर पुलिस वाले को रहता है। कोई बड़ी चोरी हो गई, उसका पता नहीं लगा, हर पुलिस ऑफिसर को रहता है मलाल कि उसका पता नहीं लगा पाए हम। और कई बार जब आप जिले से बाहर होते हैं और दूसरे जिलों में घटनाएं हो जाती है, हम्म। तो मेरा ये सोचना है कि इस घटना को मैं अच्छी तरीके से हैंडल कर सकता था अगर मैं वहाँ प्रेजेंट होता। हम्म। तो ये हर किसी को लगना चाहिए, क्योंकि समय समय पर सामाजिक जो घटनाएं होती है उनसे काफ़ी नुकसान भी होता है, गलत उसका वो भी होता है, हम्म। प्रचार भी होता है, उसको अदरवाइज भी लिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे सभी अधिकारियों को तत्काल हम्म। अपनी अपनी भूमिका सही तरीके से निभानी तो आपके सब इंस्पेक्टर जीवन काल में चाहिए। जी। कोई ऐसा मामला आपको याद आता हो कि यार ये हो जाता, सुलझ जाता, हाँ। या ये हो जाता तो ठीक हो जाता? हाँ, ऐसे बहुत से मामले हैं, लेकिन मुझे एक मामला याद आ रहा है। दानपुर में एक डेड बॉडी मिली थी, हम्म। तो वो 2 दिन पुरानी मिली, जो जी। माई डैम के बैक वाटर में। हम्म। तो उनके घर वालों ने एक कंप्लेन करी कि इस व्यक्ति का मर्डर हुआ है। अच्छा। लेकिन हमने पोस्टमार्टम वगैरह करवाया तो पता लगा कि ये तो ड्राउनिंग का केस है। हम्म। तो उसके मतलब बाद, डूबने से मरा? हाँ, डूबने से मरा, लेकिन घर वाले काफी व्यथित थे कि नहीं इसको मारा गया ये, क्योंकि उसका सामान जो वहाँ लास्ट घर पे वो था वहाँ मिला। अच्छा। तो वो एक मलाल सा रह जाता है मेरे, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ड्राउनिंग थी, तो हम्म। हमें ड्राउनिंग माना, हम्म। और हमारे पास कोई चारा नहीं था, चारा ऐसे कोई एविडेंस नहीं थे। और ऐसा कोई मामला कि आपने पहले सोचा हो कि ये तो ये मामला था, हाँ। लेकिन बाद में कुछ निकला कुछ और? हाँ, ऐसे बहुत से मामले आते हैं सामने पुलिस के, कि हम कई बार जो आदमी रिपोर्ट करने आता है हम्म। उसी पे डाउट करते हैं अच्छा। कि ये गलत बोल रहा है कहीं न कहीं, हम्म। लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो बाद में क्लियर होते ही पता लग जाता है कि यार ये बिल्कुल सही कह रहा था, हम्म। अपनों ने क्या सोचा और क्या निकला। कई बार कई घरों में चोरियां होती है, तो पुलिस डाउट करती है प्राइमा फेसी कि नहीं यार ऐसी चोरी नहीं हो सकती है, लेकिन होती है चोरी हम्म। जब हम उस चीज तक पहुंच जाते हैं। कोई ऐसा चोर याद है आपको? बहुत, मैंने जब फर्स्ट टाइम पे नौकरी करी तो मुझे चोरियां पकड़ने में बहुत इंटरेस्ट था। हम्म। वो एक
आप ये मानो कि एक चोरी पकड़ना एक फिल्म की स्टोरी के बराबर होता है कि पता कैसे लगा, एक एक तथ्य पर पहुंचना, ये पता लगा वो पता लगा। जैसे दानपुर में जैन मंदिर चोरी हुई थी, तो जैन मंदिर की मूर्तियां वगैरह और वो सब साफ कर ले गए थे, बरसात के दिन थे, तो मैं चोरों के पाँव के पीछे पीछे 7 किलोमीटर पैदल चला। अच्छा। फिर हमने पाया कि कुछ दूरी पर ऐसी वारदात करने वाले लोगों के घर थे, उनको हमने टटोला, तो एक आदमी मिल गया हमें, और उसने बताया कि हाँ साहब हम आए थे। और फिर वो पूरी चोरी का राज खुला, और एक एक तथ्य को, सारी जो रिकवरी थी वो सब गांव वालों के सामने करी। वो बेस्ट केसेस में एक था वो केस। अच्छा। उन चोरों को पनिशमेंट हुई, और वो केस फिर आरपीए में मैं सबको रीड कराने गया था। अच्छा। उसमें पनिशमेंट हुआ था कि हमने इस चोरी को किस तरह से वर्कआउट किया, तो वो मुझे बहुत याद आता है। पुलिस की नौकरी इतनी आसान भी नहीं होती कि आप वर्दी पहन लें बस निकल जाएं और लोग आपके सामने आएंगे शिकायतें लेके, आपको कागजी कार्रवाई करनी है, क्योंकि हर एक तथ्य को जोड़ना और उसको अंजाम तक पहुंचाना ये बहुत जरूरी होता है। सिर्फ अपराध को पकड़ना, अपराध को रोकना ही पुलिस का काम नहीं है। आम जन में एक विश्वास भी पैदा करना कि वो सुरक्षित है, और ये भाव भी पैदा करना कि उनके रहते उनको कोई नुकसान नहीं होने वाला। तो जब आप ये तो हो गई अपराध की दुनिया की बात, बहुत सारे क्षण ऐसे भी आते हैं जब आप इलेक्शन ड्यूटी में होते हैं या किसी बड़े नेता की सभा वगैरह है या टूर है, विजिट है, उस दौरान आपको लगाया जाता है। और तो उस समय क्या मानसिकता रहती है पुलिस की कि मतलब हमको, उनको नहीं लगता कि वो आम इंसान की तरह भी रह सकते थे? हाँ बिल्कुल लगता है, आम इंसान की तरह भी रह सकता है आदमी, लेकिन देखो पार्ट ऑफ जॉब एक अलग चीज होती है। हमने वर्दी पहनी है तो हमें उस हिसाब से काम करना पड़ता है। सबको पता है कि वर्दी को 24 घंटे काम करना है, और बहुत सी हार्ड परिस्थितियों में भी हमें काम करना पड़ता है। हमें रात को 2 बजे भी जाना पड़ सकता है, 4 बजे भी जाना पड़ सकता है। तो वो मानसिकता के लिए आपको वर्दी पहनने से पहले ही तैयार होना पड़ता है। तो आपकी मानसिकता वर्दी की नौकरी करने की होनी चाहिए, तो मुझे नहीं लगता है कि फिर आपको ऐसा फील होगा। क्योंकि जब आप ये तय कर लेते हैं कि मैं एक वर्दी की नौकरी कर रहा हूँ, तो फिर आपको थोड़ा वो आम आदमी का मुंह छोड़ देना चाहिए। मुंह छोड़ देना चाहिए, ये बात तो सही है, लेकिन इससे फिर परिवार पे क्या इफेक्ट आता है? परिवार पे देखो, परिवार को भी समझाना पड़ता है। हालांकि हम बहुत से मौकों पर परिवार को टाइम नहीं दे पाते, बहुत से फंक्शन में जा नहीं पाते हैं, लेकिन आप अच्छी तरीके से डील करो। जैसे एक तो आप फैमिली को साथ में लेके रहो, तो उनकी छोटी मोटी समस्याएं आप यहीं पर निपटा दो। निपटा देंगे, सही है। हाँ, फिर आपको समाज से जुड़े रहने के लिए दूसरे फंक्शन में जाने का होता है, तो आप नहीं जाकर आप अपने बच्चों को और परिवार वालों को भेज सकते हो, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। नहीं तो बच्चों के मन में ये तो आता ही होगा कि यार पापा दिवाली पे साथ नहीं रहते, बिल्कुल होली आता पे है, साथ नहीं लेकिन वो रहते, उनको एहसास होना शादी चाहिए। पे कहीं साथ में नहीं जाते। नहीं, ऐसा नहीं है। मेरी, जैसे मैं बताता हूँ कि मेरी बेटी को अच्छा लगता है कि मैं दिवाली पे शहर में नौकरी कर रहा हूँ, सबसे मिल रहा हूँ, और कैसी पिक मैं घर वालों को भेजता रहता हूँ। अच्छा। अब मैं यहाँ आ गया, अब यहाँ आ गया, अब इनसे मिल रहा हूँ, अब मैं बच्चों से मिल रहा हूँ, इनको देख रहा हूँ, इनको पटाखे चलाते हुए देख रहा हूँ। तो जो अच्छा लगता है वो मैं घर वालों को भेजता रहता हूँ, तो उनका भी रहता है कि हाँ पापा भी दिवाली मना रहे हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 2 ही बच्चे हैं, एक जी। बच्चा है, एक बच्ची है। कितने बड़े हैं? बच्चा एमबीए कर रहा है और मेरी बेटी एमए कर रही है। अच्छा, तो आप तो कॉम्पिटिटिव। बड़े हो गए, समझदार हो गए, लेकिन जब वो छोटे छोटे थे तब क्या महसूस करते थे? जब छोटे छोटे थे तो बेटी का तो जन्म मेरा यहीं दानपुर में हुआ। अच्छा। हाँ, तो जो प्राइमरी टाइम होता है ना, हाँ। मेरी बेटी का तो यहीं अच्छा, बांसवाड़ा का ही था। क्या बात जी। और बच्चा मेरा उस टाइम पे मेरे बड़े भाई के पास जयपुर छोड़ा हुआ था, लेकिन फिर बाद में यहीं लेके मेरा बच्चा जो बेटा है वो भी दानपुर में पढ़ा हुआ है। अच्छा। हाँ, प्राइमरी स्कूल में। चलिए बहुत अच्छा है, उनके जीवन में बांसवाड़ा हमेशा जीवित रहेगा। हाँ, मतलब दोनों के जीवन में बिल्कुल रहेगा कि एक का जन्म यहाँ हुआ है और एक की पढ़ाई यहाँ हुई है। तो आप फिर सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर कब बने? कैसे ये प्रमोशन हुआ आपका? सब इंस्पेक्टर के बाद मैं 2009 में इंस्पेक्टर बन गया था, और उसके बाद एज ए इंस्पेक्टर पहली पोस्टिंग मेरी यहीं बांसवाड़ा कोतवाली में हुई। बांसवाड़ा आपके नसीब में है, मतलब नसीब में है, और पता नहीं ऑटोमेटिकली अपने आप होता है।
तो एज ए इंस्पेक्टर पहली पोस्टिंग मेरी बांसवाड़ा कोतवाली में हुई। जब कुछ लोगों का ये मानना था कि पहली पोस्टिंग में ये बंदा अच्छा नहीं कर पाएगा, लेकिन मैंने उसको चैलेंज के रूप में लिया और अच्छा करके दिखा। ये 2009 की पहली पोस्टिंग इंस्पेक्टर के रूप में। तो उस समय आप बांसवाड़ा कितना समय के लिए रहे? मैं 2.5 साल रहा। 2.5 साल रहे। और उन 2.5 साल में कैसा रहा आपका कार्यकाल? 2.5 साल में बहुत ही शानदार काम रहा। और उसके बाद मुझे कोतवाल का ठप्पा दे दिया और जहाँ पे भी जाता मुझे कोतवाल लगाया जाता है। मैंने भी नंबर उसी नाम से सेव कर रखा है। तो यहाँ से मैं प्रतापगढ़ गया तो वही शहर का थाने में लगाया। प्रतापगढ़ से मैं राजसमंद गया, शहर के थाने में लगाया। राजसमंद से मैं उदयपुर गया, शहर के थाने में लगाया। तो मेरे सिटी पुलिस स्टेशन का ठप्पा लग गया। रास आ गया आपको सिटी पुलिस स्टेशन। और मैंने सभी जगह अच्छा काम किया। तो ये जो इंस्पेक्टर वाली जर्नी कितने साल की रही आपकी? इंस्पेक्टर जर्नी मतलब 2009 में जो पहली पोस्टिंग मेरी यहाँ बांसवाड़ा हुई, उसके बाद में 2019 मई में मैं डीवाईएसपी प्रमोट हो गया। मई 19 तक। तो उसके बीच में एक बार फिर आप बांसवाड़ा आए थे? हाँ, आया था। उसके बीच में एक बार फिर मैं 2013 में आया और 1.5 साल रहा। और लास्ट टाइम पे मैं 2015 में बांसवाड़ा थे। तो ये एक तो जो एग्जाम दे करके आरपीएस से पुलिस अधीक्षक बनते हैं, और एक सब इंस्पेक्टर से आपने जो है वो डीवाईएसपी तक का सफर तय किया। तो इन दोनों में कितना फर्क होता है? अनुभव का कितना फर्क? बहुत फर्क होता है। जो सब इंस्पेक्टर से डीवाईएसपी बनता है वो हर चीज से गुजरा हुआ होता है, लेकिन जो डायरेक्ट लोग आते हैं उनको टाइम लगता है। हालांकि वो इतने मतलब सब हमारे से ज़्यादा एजुकेट हो सकते हैं, एजुकेशन उनकी उच्च लेवल की हो सकती है, उनका सोचना अपना तरीके से हो सकता है, लेकिन देखो अनुभव तो अनुभव होता है। इसमें अनुभव से ही आपको बहुत सी परिपक्वताएं हासिल होती है, वो उनमें कमी रह जाती है। जी। तो ये जो अनुभव आपका इतने सालों का रहा है, आपकी पहली पोस्टिंग कब हुई थी? मेरी पहली पोस्टिंग 98 में। 98 से 2025 अभी चल रहा है। तो इतने सालों की सर्विस में जो आपने अनुभव प्राप्त किया एक पुलिस सेवा के रूप में, तो आपको क्या लगता है कि समाज में ऐसे क्या बदलाव हैं जो होने चाहिए? अपराध की आपने ऐसी कौन सी प्रकृति देखी, या अपराध को कितना बदलते हुए देखा आपने? देखो, अपराध तो बहुत बदल गया। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है अपराध का, जैसे साइबर क्राइम, एआई के अपराध और इकोनॉमिक ऑफेंस, ये इतना सोच भी नहीं पाता आदमी कि एक एक रुपए चोरी करके हम करोड़ों अरबों रुपया पार कर सकते हैं। तो बहुत ही बड़ा दायरा, 1 रुपए से हम ध्यान ही नहीं देते। आदमी के अकाउंट से 1 रुपया गया और वो 1000 अकाउंट से 1 रुपया निकाल लेगा, तो कितना पैसा हो गया। सही बात है। तो अपराध के तरीके तो बहुत बदल गए हैं। और अब एआई आ गया तो किसी की भी आवाज लेकर आप उसको फेक बना सकते हो, उनका दुरुपयोग कर सकते हो। तो ये बड़े चैलेंज हो गए हैं। और आए दिन आप देखते हैं साइबर क्राइम में भी फ्रॉड के तरीके बदल गए हैं। नए नए, हम जितना सोचते हैं उससे आगे सोचते हैं साइबर क्राइम वाले। कोई चैलेंजिंग केस आपके इस दौर में आपको ध्यान आता हो? चैलेंज तो देखो, फ्रॉड के और ये जो केसेस आते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वो हर केस एक अच्छा चुनौती होती है। और हालांकि अब साइबर थाना अलग हो गया है, हमारा पार्ट थोड़ा अलग हो गया है। जो सिविल पुलिस है वो साइबर क्राइम जो बड़े होते हैं वो साइबर थाना डील करता है। तो मुझे लगता है कि साइबर क्राइम में भी आप अच्छा इन्वेस्टिगेशन करके और बड़ी सफलताएं हासिल कर सकते हैं। तो ये जो बदलाव का एक दौर है पुलिसिंग के अंदर, और इन सालों में जो है वो अपराध भी बदला है, तो पुलिस में आप क्या सोचते हैं कि क्या बदलाव होना चाहिए पुलिसिंग के अंदर, ताकि आज की स्थिति से जो अपराध हो रहे हैं उनको निपटा जा सके? जी, इसमें मैंने ये सोचा है, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि हम एक तो टेक्निकल इश्यूज पे थोड़े से कम पड़ जाती है पुलिस, हमारे को एक्सपर्ट्स की कमी रहती है। तो मेरा ये मानना है कि हर थाने पे एक्सपर्ट और आईटी स्पेशलिस्ट पुलिस में भर्ती होने चाहिए, ताकि हम तुरंत ही उस बात का पता लगाएं। अभी हमें डिपेंड रहना पड़ता है कि हम कई सूचना जयपुर से मांगते हैं, कहीं दिल्ली से मांगनी पड़ती है, कहीं और से आईबी से मांगनी पड़ती है।
और हमारे पास साइबर एक्सपर्ट भी थाने पर होते नहीं है। हमारे कांस्टेबल जितना ट्रेंड होते हैं उनसे काम चलाना पड़ता है, कई ऑफिसर्स ट्रेंड होते हैं उनसे काम चलाना पड़ता है। हर आदमी को इतना अनुभव नहीं होता है, लेकिन मेरा ये मानना है कि हर थाने पर एक साइबर सेल होनी चाहिए और अच्छे इक्विपमेंट होने चाहिए उनके पास में, उपकरण होने चाहिए पुलिस के पास में। जैसा कि अपराधी टूल यूज करते हैं वो सारे टूल यूज होने चाहिए पुलिस के पास में, तो हम फास्ट गति से उसको ट्रैक कर सकते हैं सारी चीजों को। तो ये जो बदलाव आप सोच रहे हैं कि ये चीजें होनी चाहिए, जैसे हम देखें कि एक आम इंसान पुलिस को लेकर के एक अलग ही तरह के सोच में रहता है। पुलिस का जैसे ध्येय वाक्य भी है, अपराधियों में भय, आम जन में विश्वास। तो इसको बनाने के लिए पुलिस क्या करती है और क्या बदलाव होने चाहिए? देखो, चुनौतियां तो बहुत है पुलिस के पास में, और पुलिस को अपने 24 घंटे काम करते रहना पड़ता है, यह आप सब लोगों को पता है। लेकिन पुलिस आम लोगों की बात को अच्छी तरीके से सुने और उन समस्याओं के पीछे देखे पुलिस, तो हर चीज में सफल हो सकती है पुलिस। ज्यादा से ज्यादा हम जनता से संवाद करें, ज्यादा से ज्यादा हम लोगों में ये छवि बनाएं कि पुलिस कोई डरने की चीज नहीं है। आप पुलिस को अपनी समस्याएं बताएं और दिल खोल के बताएं। कई बार क्या होता है, आदमी कहने में डरता है तो उसमें टाइम लग जाता है। कई बार आदमी वो चीज कह भी नहीं पाता है पुलिस को कि इसमें ऐसा हुआ था। उस चीज को पता लगाने में पुलिस को काफी टाइम लग जाता है कई बार। और अब जब आधुनिक अपराधों का जमाना है तो मुझे ये लगता है कि पब्लिक के साथ सामंजस्य बिठा के पुलिसिंग करनी चाहिए, ताकि हम जल्दी से किसी अपराध का खुलासा कर सकें और अपराधों पर अंकुश लगा सकें। तो आपको लगता है कि मैं एक सवाल और पूछना चाहता हूँ कि जो लोगों के बीच में एक धारणा पुलिस को लेकर के बनती है, उसके पीछे भ्रष्टाचार भी एक कारण है? हाँ, कारण है, और भ्रष्टाचार के कई केसेस आप देखते रहते हैं। एसीबी अपना काम करती रहती है, लेकिन भ्रष्टाचार जो हमारे सिस्टम में फैला हुआ है, इसके लिए जो सरकार काम कर रही है वो मुझे पर्याप्त नहीं लगता है। इनमें कहीं न कहीं और बढ़ोतरी करनी चाहिए, और इसके पीछे मोरल शिक्षा भी ट्रेनिंग में ही ऑफिसर्स को दी जानी चाहिए कि भाई ये गलत रहा है, इस तरफ नहीं जाना चाहिए। हाँ, क्योंकि कई बार ऐसी घटनाएं हम सामने देखते हैं कि पुलिस ने इसको डराया, उसको धमकाया, परिवादी को कई बार अपराधी बना दिया, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जहाँ पे फिर एक विश्वास जनता के बीच में पुलिस का जो है वो टूटता है। तो ऐसी परिस्थिति में पुलिस को जनता के बीच विश्वास बनाने के लिए क्या करना चाहिए, और जनता पुलिस पे विश्वास करे उसके लिए जनता को क्या करना चाहिए? हाँ, ये देखो, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि आपकी पुलिस को अच्छा बनाना आम नागरिक का भी जिम्मा है। आपके पुलिस थानों पर जो पुलिस बैठी हुई है वो आम जनता के लिए, हमने जो वर्दी पहनी हुई है वो आप लोगों की सुरक्षा के लिए, शहर की सुरक्षा के लिए पहनी हुई है, अपने लिए नहीं पहनी हुई है। तो आप अपनी पुलिस की क्रिटिसाइज कर सकते हो, लेकिन आप खुद पुलिस को कहो जाकर, उसका कोई माध्यम नहीं होना चाहिए, वो गलत माध्यम होता है। आप स्वयं ही जाकर, अगर किसी से शिकायत है तो आप उससे जाके खुद ही बोल सकते हैं। तो पुलिस को भी देखना चाहिए कि आम जन की क्या डिमांड है, आम जन का क्या सोच है इसमें, उसको अगर अच्छी तरह से हम पता लगा ले और दोनों पक्षों को बुलाकर अच्छे तरीके से सुन ले तो सही बात पता लग जाती है। तो पुलिस को भी वर्दी की धौंस नहीं दिखानी चाहिए और आम आदमी के तरीके से सोचना चाहिए, और आम आदमी को भी पुलिस की समस्याएं और पुलिस के व्यवहार को देखकर उनसे बातचीत करनी चाहिए। आपने अपने इस पूरे पुलिसिंग जीवन के अंदर, मतलब ये तनाव वाला एक काम है, तो इस तनाव से राहत लेने के लिए मैंने बहुत करीब से भी आपको देखा है, आपने संगीत को अपनाया। संगीत आपके जीवन में कब आया और कैसे, मतलब आप जो है वो आप इसको करते हैं यूज? मैं संगीत से बचपन में ही जुड़ा, मेरे बड़े ब्रदर भी संगीत में इंटरेस्टेड है, वो भी पुलिस में। अच्छा। हाँ, और वो कभी कभी रात को
भजन मंडलियाँ जो होती है उसमें जाया करते थे, तो मुझे भी उनके कारण म्यूजिक में इंटरेस्ट हुआ, तो मैं भी भजन मंडलियों में जाने लगा। तब से मुझे संगीत काफी पसंद है। तो आप पियानो भी बजा लेते हैं? जी। और कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हैं? मैं पियानो, ऑर्गन और आजकल जो मॉडिफाई इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं उसमें सारे इंस्ट्रूमेंट आप बजा सकते हैं। तो मेरे अच्छा। पास में काफी अच्छे से इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा। आजकल तो मैं गिटार सीख रहा हूँ गिटार बजाना। सीख जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि तनाव दूर करने के लिए आपको किसी न किसी कला से जुड़ना चाहिए। जुड़ना चाहिए। तो मैं तो बचपन से ही जुड़ गया था और मुझे काफी अच्छा लगता है। मैं म्यूजिक का शौकीन हूँ, बजाता भी हूँ और उससे बिल्कुल स्ट्रेस से मुक्त हो जाता हूँ। मैं कम से कम मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं डेली म्यूजिक सुनूं और डेली मेरे तारों पर हाथ चले, पियानो के उस पर उन हाथ पर चले। डोर पे उंगलियां चले। आपके संगीत समूह से भी जुड़े हुए हैं, जी। कई प्रोग्राम्स में भी जाते रहते हैं, गाने भी गाते हैं। जी, तो एक दो लाइनें हमारे दर्शकों के लिए हो जाए। बहुत से गाने मैं गाता रहता हूँ और पिछली नाइट को ही मैंने गाने गाए। अच्छा। तो कुछ अजनबी लोग थे जो पहली बार मेरे से मिले, तो मैंने कैरेओके पे गाने उनको गा के सुनाए, तो उन्होंने अचंभित, मतलब अचंभा हो गया उनको कि आप इतने अच्छे गाने गा सकते हो। हालांकि वो माहौल यहाँ पर नहीं है। तो मैं शहरवासियों को ये संदेश देना चाहूँगा कि तनाव दूर करने के लिए आपको म्यूजिक का या इंस्ट्रूमेंट का सहारा जरूर लेना चाहिए। तो ये जो पुलिसिंग की आपकी पूरी जो रही है जर्नी, सब इंस्पेक्टर से लेकर के डीवाईएसपी तक का सफर, तो अब जब आप डीवाईएसपी बन गए हैं, तो आप जब देखते हैं सब इंस्पेक्टर जो नए बन के आ रहे हैं या जो इंस्पेक्टर बन के आ रहे हैं, तो उनमें आपको गोपीचंद मीणा दिखता है? बिल्कुल दिखता है। आप क्या चाहते हैं कि क्या सुधार हो उनमें या क्या करना चाहिए? बहुत सुधार की जरूरत पड़ती है। मैं तो शुरू से ही काफी अनुशासन में रहा, तो मुझे इतनी सीखने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन मैं देखता हूँ कई लोगों को कि वो लोग प्रॉपरली अपना वर्क नहीं कर रहे हैं, प्रॉपरली वो ऑफिसर्स को डील नहीं कर रहे हैं, प्रॉपरली अपने केस को डील नहीं कर रहे हैं, उसमें वो ध्यान नहीं दे रहे हैं जितना ध्यान उनको देना चाहिए। ये हमारी जिम्मेदारी है, सुपरविजन जो हम करते हैं इन अफसरों की जिम्मेदारी है, सभी की, भले से मेरी जगह कोई भी हो, तो उनकी जिम्मेदारी है कि हम उनके एज ए ब्रदर डील करके उनको ये चीज़ें सिखाएं। तो मुझे अच्छा लगता है, मैं हर एक पर्सन से जो मेरे अधीनस्थ काम करता है उनसे ये चीज़ डिस्कस करता हूँ कि आप प्रॉपरली इसमें काम नहीं कर पा रहे हो, ये चीज़ें कर लो। उनको नहीं आता है तो मैं एक्शन प्लान खुद बना के उनको देता हूँ कि आप अच्छा। ये करो। तो ये जो नए रिक्रूट आते हैं या नए अफसर जो आते हैं, तो इनके कार्य पद्धति में अब कितना अंतर है उस समय से? काफ़ी अंतर है। मुझे लग रहा है कि जॉबलेस लगते हैं जो नए लोग आ रहे हैं, जो नए रिक्रूट में देख रहा हूँ यहाँ पर बांसवाड़ा में, वो लोग इतने जॉब इंटरेस्टेड नहीं लगते हैं, क्योंकि वो और भी जॉब की तलाश में लगे रहते हैं। और दूसरी एक प्रवृत्ति ये बन गई है कि आज का जो कांस्टेबल है वो भी ग्रेजुएट होता है। पहले कांस्टेबल 10वीं पास होता था हमारा, तो उनमें बस वो अपने जॉब के प्रति काफी ध्यान देते थे। लेकिन आज के जो युवा भर्ती होके आते हैं, ये पुलिस में आने के बाद ये देखते हैं कि ये जॉब काफी कठिन है, तो हमें दूसरा जॉब पकड़ लेना चाहिए, तो उस तरफ चले जाते हैं। अच्छा। तो वैसे तो कहा जाता है कि पुलिस का जो जॉब है वो थैंकलेस जॉब है, मतलब इसमें इतनी सराहना नहीं मिलती, इतना वो लोगों के जो है वो इतना प्यार नहीं मिलता, इतना सम्मान नहीं मिलता। तो क्या लगता है कि अब जो है वो पुलिसिंग के लिए लोगों के मन में भावना बदली है? ऐसा आज के युवा सोचते होंगे, लेकिन मेरा ये सोचना है कि पुलिस की जो जॉब है ये बहुत ही ग्रेट जॉब है। इससे आप बहुत से ऐसे काम कर सकते हो जो जिंदगी में केवल आपको करने के अवसर प्राप्त होते हैं और किसी को अवसर प्राप्त नहीं होता। और इतना ग्रेटफुल वर्क पुलिस का होता है कि हम दीनहीन जो भी हो, हर आदमी हमारे टच में आता है, तो हमें उन आदमियों की भली से व्यक्तिगत समस्या ही क्यों नहीं हो, हम उनका भला कर सकते हैं। और पुलिस का रोल ऐसा होता है कि वो महिलाओं की भी सुरक्षा कर सकता है, बच्चों की भी सुरक्षा कर सकता है, बुजुर्गों की भी सुरक्षा कर सकता है, घरों की भी सुरक्षा कर सकता है और जानवरों की भी सुरक्षा कर सकता है। तो ये अवसर ऐसे ही प्राप्त नहीं होते, तो वर्दी को वरदान है। जब आपको अवसर ये प्राप्त होते हैं, तो पुलिस का जॉब इतना बुरा नहीं है, एक ग्रेट जॉब है, मैं ये मानता हूँ। तो युवाओं को उसके आधार पे पुलिस को लेना चाहिए और पुलिस में आना चाहिए, पुलिस के जॉब वर्क करना चाहिए। काफ़ी अच्छा फील होता है। जैसा कि मैं अपने आप को एक कार्यक्रम में कल ही हम गए थे, जब हमें बताया गया
जैसे भास्कर प्राइड अवार्ड हुआ तो वहाँ पे भी कहा गया कि भी पुलिस की वर्दी पहनने का हर किसी को अवसर नहीं मिलता है। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि हर किसी को पुलिस की वर्दी पहनने को नहीं मिलती। कई लोग तो शौकिया पुलिस की वर्दी को अपने कमरों में टांग के रखते हैं। तो उनको भी तो पसंद है। उनकी दृष्टि से सोचा जाए तो पुलिस का जॉब जो है चैलेंजिंग भी है और बहुत ही परोपकारी जॉब है, बहुत ग्रेट जॉब है। आप ज्यादा तो क्या कहूँ मैं, पुलिस में रहकर भगवान जैसे काम कर सकते हैं। यह अवसर केवल आपको प्राप्त होता है। जब एक आदमी रोड पे मरता हुआ उसको कोई देख नहीं रहा होता है तो वहाँ पुलिस वाला जाके उसको तुरंत उठाता है, हॉस्पिटल लेके आता है, कहीं न कहीं उसकी जान बच जाए तो भगवान जैसा काम हो गया। कई बार हमें सड़ी गली बॉडी मिलती है, इंसानों की लाशें मिलती है, तो आम पब्लिक बॉडी के पास नहीं जाती है, लेकिन पुलिस का तो जॉब है, उनको तो जाना पड़ेगा। हम उनको उठा के ले आते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा जॉब है। और जब कई बार लोग मुश्किल में होते हैं और पुलिस वहां पहुंच जाती है तत्काल, तो लोगों को लगता है कि बस मेरा काम हो गया। तो ये भगवान जैसे काम है, जैसे भगवान प्रकट हो गए। ऐसी भी स्थितियां आती है पुलिस जॉब में, लोगों को लगता है कि मेरे भगवान आ गए। तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत ग्रेट जॉब है, इसको उसी तरीके से आपको करना चाहिए। और पुलिस की नौकरी कोई गलत नहीं है, इसके पीछे आप जाके देखिए कितने ग्रेट वर्क पुलिस कर सकती है। और ये अवसर केवल और केवल भगवान आपको देता है जिन्होंने वर्दी धारण कर। तो ये जो सफर आपका रहा, इसमें कोई ऐसा केस आपको याद आता हो कि जिसने आपकी रातों की नींद उड़ा दी, दिन का चैन गायब हो गया, और फिर जब वो केस सोल्व हो गया फिर राहत की सांस लेके हाँ भाई अब ठीक हो गया? बहुत ही ऐसे बहुत अवसर आते हैं पुलिस में। आपको लेटेस्ट ही केस बता देता हूँ, जो पालोदा में बालिका का मर्डर हुआ अभी अभी। हाँ। तो एसपी साहब भयंकर चिंतित हो गए, वहां पे काफी भीड़ इकट्ठी हो गई, हर आदमी पुलिस की तरफ देख रहा था कि और समस्या बढ़ती जा रही थी वहाँ, काफी हेजिटेशन हो रहा था। तो हमने सभी ने मिलके, एसपी साहब हर्षवर्धन अग्रवाला साहब थे उस टाइम पे, सभी एसएचओ का सहारा लिया, सबको बुलाया, मुझे भी बुलाया वहाँ पे, और हम सब ने मिलके उस केस को इतने जल्दी सोल्व किया जितनी लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे। क्योंकि वो केस एक दिन में इतना हाईलाइट हो गया था कि सारी तो राजनीति उस पे लग गई थी, और कई न्यूज़पेपर्स उस खबर को बड़ा चढ़ा के चला रहे थे, और पुलिस का बड़ा चैलेंज बन गया था। तो जैसे ही बच्ची का दाह संस्कार हुआ और हम इन्वेस्टिगेशन में लग गए एकजुट होकर, एसपी साहब ने खुद ने वहाँ कैंप किया, और जैसे ही दाह संस्कार हुआ, इन्वेस्टिगेशन करते करते हमने हमारे टारगेट फिक्स किए कि ये कुछ ऐसे बच्चों का काम हो सकता है। तो उसमें हम कुछ बच्चे उठा के लाए, और उन्होंने बताया कि मैं नहीं वो कर सकता, वो नहीं वो कर सकता है। और चौथा बच्चा जो मिला उसने तो ये सी कर ली कि हमने किया। तो इतने जल्दी हो गया, तो सबकी सांस में सांस आई। तो आज उसकी असली कहानी आप नहीं, उसकी असली कहानी आप खोल ही दीजिए कि वो कैसे खुला केस। वो केस ज्यादा तो आपको बताना नहीं चाहिए, लेकिन वो केस ऐसा हुआ कि हमने ये कितने घंटे लगे उसको? हमने ये आइडिया कर लिया था कि ये केस इस बालिका को वेल नाउन पर्सन ने किया है। दूसरा, हमने ये तय कर लिया था कि ये या तो चोरी के मैटर में कुछ हुआ या फिर किसी इंटरफेरेंस के चक्कर में ये मामला हुआ। तो वो हमारा जो दायरा था इन्वेस्टिगेशन का, वो समाज और वो जो मोहल्ला था उससे दूर का नहीं लग रहा था। अच्छा। इसलिए हम जल्दी से उसको वर्कआउट करने में सफल रहे। एसपी साहब का भी और हमारी जो टीम वहां पर लगी हुई थी, सबका यही मानना था कि नाउन पर्सन ने किया। तो फिर जैसे ही हमने उस घर वालों की सारी बात समझी, उनसे सारे फैक्ट जाने, तो पता लगा कि उनके घर में एक फंक्शन की तैयारी चल रही थी, और उस फंक्शन की तैयारी को लेके कुछ सामान वो लाने वाले थे, घर में कैश इकट्ठा कर रहे थे। तो वो कहीं ना कहीं क्लू हमें लगा कि ये इस कारण हो सकता है। तो हमने टटोला उनको, और हमारी टीम सफल हुई, और हमें ये पता लग गया कि उनके घर में फंक्शन के लिए ओपियम लाई गई थी।
अच्छा, अफीम लाई गई थी। पाटीदार समाज का केस था वो। मैंने पाटीदार समाज को भी कहा है कि भाई ये इतना बड़ा कांड हो गया तो हमारे समाज में इसका सुधार होना चाहिए। तो बाद में पता लगा कि वो बच्चे ओपियम ही चोरी कर ले गए उस घर से। अच्छा। ओपियम चोरी कर रहे थे तो उस बच्ची ने उनको देख लिया। दो बच्चे थे और वो पहचानती थी उनको कि मैं पापा को बोलूंगी, ऐसा बोला बच्ची ने। और वो बच्चे घबरा गए। किचन में ही एक सब्जी काटने का जो चाकू पड़ा होता है, उस चाकू से बच्ची का गला रख दिया। अच्छा। और ऐसी कहानी। तो वो चोरी के चक्कर में ऐसा बच्ची ने उनको देख लिया था। वो कांड कितना टाइम लगा उनको पकड़ने में घटना के? जैसे कि मैं बता रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए हमें ज़्यादा टाइम नहीं मिला था और 2 दिन से हेजिटेशन हो रही थी। और तो जैसे ही दाह संस्कार हुआ तो उसके 4 घंटे के अंदर हमने पता लगा लिया था। तो ये है पुलिस की कार्य प्रणाली। मोटा गांव वाला मुझे ब्रीफली नॉलेज उस केस की नहीं है, लेकिन आपको पता है कि काफ़ी हाईलाइट हुआ वो। दो दोस्तों की कहानी का मैटर आया, फिर उन्होंने ऐसा प्लान किया और एक दूसरा को कूदने का और घर वालों को ये मैसेज देने का उन्होंने जो ड्रामा किया, और आखिर में वो उस बच्चे ने अपना हाथ खींच लिया। तो ये देखो, ये दोस्ती वाली बातें नहीं है। अगर दो दोस्तों ने कुछ तय किया था, हालांकि उन्होंने गलत तय किया था, ये कोई रास्ते नहीं होते लाइफ के। और इस तरह की सोच गलत है। मैं ये मानता हूँ कि भाई हम मर के कोई संदेश दें। आप संदेश वैसे भी दे सकते हो। तो एक गलत केस था और दो बच्चों और दो दोस्तों के बीच में एक गलतफहमी पैदा हुई। वो मुझे अच्छी चीज़ नहीं लगी। ये समाज में कोई इसका अच्छा मैसेज नहीं गया, एक गलत मैसेज था। ये जो बात कर रहे हैं पालोदा वाले केस, जानवी मर्डर केस की बात है, और बीबीसी राजस्थान वहाँ ग्राउंड पे जा करके और रिपोर्टिंग भी की थी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जब आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे थे तो उस समय जो एक्यूज थे वो हमारे साथ ही उस वीडियो में भी बने हुए थे जी। और उन साथ में जो है वो नारे भी लगा रहे थे और बहुत सारी चीजें उन्होंने बातें भी करी। जी। तो ये भी हमें बाद में पता लगा कि वो हमारे बीच में ही जो है वो घूम रहे थे और पुलिस ने बहुत ही सुंदर तरीके से उसको केस को हैंडल किया और ये खुलासा हुआ। और पुरानी पुलिसिंग पद्धति जो लगाई गई लोगों के बीच में से जानकारी निकालने की, उससे ये केस सॉल्व हुआ। तो गोपी चंद जी ने बहुत ही बेबाक जवाब दिए सारे सवालों के। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, जो बच्चे हैं पुलिस के इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो वो क्या करें, वो किन तरीकों को अपनाएं, कैसे उसमें आ सकते हैं, और कितना चैलेंजिंग जॉब है ये, कितना जो है वो क्या तैयारी करें उसके लिए? पुलिस में जो लोग भी आना चाहे, पुलिस को कांस्टेबल हो, चाहे ऑफिसर हो, सब इंस्पेक्टर हो, आरपीएस हो, इसका कोई माध्यम नहीं होता, एक बुक नहीं होती है। इसकी आपकी बेसिक अच्छी होनी चाहिए, जनरल स्टडीज अच्छी होनी चाहिए, आपके सब्जेक्ट में आपकी मास्टरी होनी चाहिए। और यहाँ तो सब इंस्पेक्टर और आरपीएस में जो भर्ती होते हैं हमारे, तो उनका लेवल एक जैसा ही है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आपको उस लेवल की उच्च कोटि की तैयारी करनी चाहिए। ऐसे स्टूडेंट्स के बीच में रहना चाहिए जिनका लेवल थोड़ा अच्छा हो और जो पढ़ाई में हो। इधर उधर की बातों में ध्यान देने वाले बच्चों के साथ नहीं रहना चाहिए और अपने लेवल को पहचानना चाहिए खुद स्टूडेंट को। उसके कई तरीके होते हैं, जैसे आप कई बच्चे जो स्टडी कर रहे हैं उनके बीच में जाते हैं, साप्ताहिक जाते हैं, दिन प्रतिदिन मिलते हैं। जब भी मिलते हैं डिस्कशन होता है तो आपको पता चल जाती है वो चीज़ कि ये बंदा क्या कर रहा है, हम कहाँ हैं। मैंने अपना आकलन इस तरह से ही किया था फर्स्ट में, जब अच्छा मैंने कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी की तो मैंने अपने आप को इस तरह से उभारा कि वो मेरे से ज़्यादा पढ़ने वाले तो वो लोग क्या सोचते हैं। तो मैं उनके पास जब भी डिस्कशन में जाता तो अपने आप को तोलता था कि मैं क्या जानता हूँ और ये क्या जानते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, युवा पीढ़ी जो आज की है वो पढ़ाई तो करती है लेकिन साथ में बहुत गलत रास्ते पे भी चलने लगे हैं युवा। अपराध की दुनिया में भी युवा बढ़ने लगे हैं। अभी अभी हम पिछले कुछ सालों के ही आंकड़े उठा के देख लें तो युवाओं में आपराधिक गतिविधि और ये कट्टा लेके रील बनाना और पुलिस को डराना, इस तरह के जो वाक्य आते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, कुछ कुरीतियाँ और कुछ व्याधियाँ हमारे समाज में हो गई है, जैसे कि नशे की प्रवृत्ति। नशे की प्रवृत्ति के कारण स्टूडेंट्स और बच्चों में काफ़ी दुष्प्रभाव होते हैं। पुलिस का भी जिम्मा है कि नशे जैसे लोग सप्लायर हो या कोई बेचता हो तो उनके खिलाफ कार्रवाई करे, जिम्मा है। और
हमारे समाज का भी दायित्व बनता है कि कोई ऐसी चीज़ लाता है, नशे को बढ़ावा देता है या बच्चों के साथ में बैठ के ऐसा करता है, बिक्री करता है, कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ करता है, तो उसको खुल के पुलिस को बताना चाहिए। और हमारे जो युवा हैं उनको नशे की प्रवृत्ति और ये जो इंटरनेट फ्रॉड और एआई के दुरुपयोग, इनसे बचना चाहिए। वही चीज़ें आपको अपराध की दुनिया में ले जाती है। जैसे कई स्टूडेंट्स को हमने पकड़ा कि फर्जी अकाउंट में वो इन्वॉल्व थे और बाद में पता चला कि उससे तो करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हो गया। एक लोहारे सर्कल के बच्चे को हमने साइबर थाने के माध्यम से पकड़ा था, जिसके पास 16 लाख रुपए कैश मिले, जबकि वो कमाता धमाता कुछ नहीं था। तो वो इंटरनेट और फ्रॉड के तरीके सीख के उन्होंने ऐसा किया। तो इन चीज़ों से और टेक्नोलॉजी, तकनीकी, एआई, डीप फेक, इन चीज़ों का दुरुपयोग नहीं करें। और कई बार आप देखते हैं बच्चों को स्टडी के लिए कुछ मटेरियल की ज़रूरत होती है, वो अपने मोबाइल का ही उपयोग अगर अपनी स्टडी को परफेक्ट करने में लगाए तो मेरे ख्याल से इन चीज़ों से बचा जा सकता है। तो चलिए सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने दिल खोलकर सवालों के जवाब दिए। और जैसा कि कहा जाता है, क्राइम नेवर पेज, अपराध कभी छुपता नहीं है। आज आप अपराध कर रहे हैं तो आप समझ लें कि आने वाला समय कभी भी आप जो है वो पुलिस की गिरफ्त में आ सकते हैं। और जहां तक पुलिस की बात है, तो पुलिस जो है वो एक आम जन की सुरक्षा, आम जन के विश्वास के लिए है। वर्दी के पीछे एक आम इंसान ही है जो आपके हमारे जैसा ही दिखता है और आपके हमारे जैसा ही समाज का एक हिस्सा है। भरोसा बनाना किस तरीके से है, ये आपको देखना है। आप दिल खोलकर अपनी समस्याएं बताएं, पुलिस उनको सुलझाए और किस तरीके से जो है वो उनको आगे बढ़ाएं। आप कोई मैसेज देना चाहते हो तो? जी, मैं आपके बीबीसी चैनल के माध्यम से अपने शहर वासियों को और जिले वासियों को मैसेज देना चाहता हूँ कि हम जो समाज में ये व्याधियाँ उत्पन्न हो गई है, नशे जैसी प्रवृत्ति, और कुछ लोग ड्रग्स का सहारा लेते हैं। जैसे यहाँ पाटीदार समाज में कुछ फंक्शन में नशा करने की प्रवृत्ति है, और आदिवासी लोगों में शराब सेवन की जो प्रवृत्ति है, इन पर हमें अंकुश लगाना चाहिए। और इस जिले के जो भी युवा पीढ़ी है उनके सुधारे के लिए सतर्क रहना चाहिए। और हमें हम सब मिलके पुलिस के साथ मिलके इस दिशा में काम करने चाहिए। एक बड़ी समस्या आजकल सीएम साहब भी हमारे इसमें लगे हुए हैं, सड़क दुर्घटनाएं जो हो रही है, जिनमें हमारे युवा भी मारे जा रहे हैं, युवक भी मारे जा रहे हैं, कई जनमानस मारा जा रहा है। तो इसको लेके सरकार गंभीर है। पुलिस कई अभियान चला रही है सरकार के निर्देश पे। हमारे सीएम साहब भी इसमें काफ़ी गंभीर है। तो मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि हम हेलमेट पहने और जब भी चले सुरक्षित चले, रात्रि को कम से कम वाहनों का प्रयोग करें और नशा करके कभी कोई वाहन नहीं चलाएं। और दुर्घटनाओं में जो मौत हो रही है उनसे बचने के लिए हमें पूरी सावधानी बरतनी चाहिए, इसमें सुधार लाना चाहिए। दुर्घटना से देर ही भली, आप सुरक्षित चले, हेलमेट लगाएं और यातायात नियमों का पालन करें। ये सबसे ज़्यादा आज जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, वाहनों की संख्या बढ़ रही है, दुर्घटनाएं लगातार हो रही हैं। और आप रोज हमारे चैनल पे देखते भी होंगे, कहीं मोटरसाइकिलों की भिड़ंत हो गई, कहीं कौन टक्कर हो गया। तो ये लगातार दुर्घटनाओं से बचने का एक ही उपाय है, सावधानी। क्योंकि देखो, पुलिस कार्रवाई करेगी, चालान बनाएगी, तो वो उनकी गतिविधि है, लेकिन अगर आप स्वयं सावधानी रखें, आप मोबाइल पर कवर चढ़ा के रखते हैं कि उसके स्क्रैच ना आ जाए, तो आपका शरीर तो मोबाइल से ज़्यादा कीमती है, तो उसको बचाने के लिए आप हेलमेट ज़रूर लगाएं। और आज की बातचीत जो है वो बहुत ही कारगर रही, आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप हमारे इंस्टाग्राम, एक्स, फेसबुक और यूट्यूब पे आप जा करके इस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और आप हमें व्यक्तिगत रूप से अगर कुछ बताना चाहें तो हमारा मोबाइल नंबर है 9414102499, उस पर आप हमें जो है वो सूचित कर सकते हैं। तो आज के इस शख्सियत कार्यक्रम में इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत से, जानेंगे उनकी ज़िंदगी का सफ़र और सबक लेने की कोशिश करेंगे उनकी ज़िंदगी से, कुछ ऐसे जो हमारे जीवन में काम आ सके। तब तक दीजिए इजाज़त। सबको नमस्कार, धन्यवाद।